गर्मियों की छुट्टी और नाना नानी का घर। पापा, अब तो हमारे स्कूल के और आपके ऑफिस में भी गर्मियों की छुट्टी मिल गई है, तो इस गर्मियों की छुट्टी हम कहाँ जाएंगे? हाँ पापा, पिछले साल तो आप हमें शिमला ले गए थे। सिर्फ 4 दिन का ट्रिप था। गर्मी में वाटर बोतल की पानी की तरह जल्दी से खत्म हो गया था। पापा, इस बार हमें ऐसी जगह ले चलिए ना जहाँ हम अपनी पूरी छुट्टियाँ बिता सके और खूब मस्ती करें। सुनिए जी, अगर आप सबको बुरा ना लगे और पापा जी और माँ जी कहे तो क्या हम इस गर्मियों में मेरे माता पिता के घर यानी मेरे गांव चले? मेरी मम्मी पापा बच्चों को बहुत याद करते हैं। नहीं भाभी, आपके मम्मी पापा का घर का रास्ता बहुत ऊबड़ खाबड़ धूल मिट्टी से भरा पड़ा है। हम क्या करेंगे वहाँ जाकर? आपकी मम्मी पापा के गांव में सिर्फ गाय भैंस गोबर की बदबू है। नहीं भैया, हम वहाँ बिल्कुल नहीं जाएंगे। कीर्ति सही कह रही है। मालती, हर बार तुम अपने उस गरीब मायके की बात लेकर बैठ जाती हो। वहाँ जाने का क्या फायदा है? धूल भागने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा वहाँ। तो माँ, हमें कहाँ जाना चाहिए? बहू के मायके जाने से अच्छा है कि हम शहर में मेरी माधुरी के घर चले। माधुरी ने कितनी बार हमें बुलाया है। दादी, हम पिछली बार भी तो बुआ दादी के घर गए थे। वहाँ बहुत बोरियत होती है। मम्मी सही कह रही है, इस बार हम नाना नानी के घर जाएंगे। अरे बेटा, उस गांव में ऐसा क्या रखा है जो तुम वहाँ छुट्टियाँ मनाना चाहते हो? वहाँ ना तो ढंग के कमरे हैं, ना एसी है और ना ही कोई सुख सुविधा। और उन गरीब फटीचरों के यहाँ जाकर तुम 4 दिन में ही बोर हो जाओगे। तुम्हारी दादी सही कह रही है, हम लोग तुम्हारी बुआ दादी के घर चलेंगे। ससुर की कड़वी बात सुनकर मालती की आंखों में आंसू आ जाते हैं और मालती रोते हुए अपने कमरे की तरफ जाती है। माँ, पापा, आप लोग हर बार मालती को उसके माँ बाप के गरीब होने का ताना क्यों मारते हैं? क्या गरीब होना कोई गुनाह है? वह इस घर की बहू है, उसका भी तो कोई अधिकार है। अरुण सोफे से उठकर अपने कमरे में चला जाता है। कमरे में मालती बेड पर बैठी सिसक रही होती है। मालती, मुझे पता है तुम्हें बुरा लगा है, तुम रो मत। अरुण मालती के पास आकर बैठता है और उसके सिर पर हाथ फेरने लगता है। अरुण, मैं सालों से अपनी मम्मी पापा के पास नहीं गई हूँ और सिर्फ इसलिए कि मेरे माँ बाप गरीब हैं, मुझे अपने मायके जाने का हक नहीं है। बिल्कुल है मालती। क्या मेरे बच्चों को अपनी नाना नानी और मेरे माँ बाप को उनके नाता नातनी का प्यार पाने का अधिकार नहीं है? मालती, तुम चिंता मत करो, मैंने मन बना लिया है। हम गर्मियों की छुट्टी में बच्चों के नाना नानी के घर जरूर जाएंगे। तुम हमारी पैकिंग शुरू करो। ऐसे ही आज का दिन बीतता है। अगले दिन पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। कोई बताएगा कि हम फाइनली गर्मियों की छुट्टी में कहाँ जा रहे हैं? मैं मालती और बच्चों के साथ उनके नाना नानी के घर जाऊंगा। बेटा, तो बच्चों को उनके नाना नानी के घर ले जाने के लिए क्यों इतना उतावला हो रहा है? माँ, हम कब गए थे बच्चों के नाना नानी घर? किसी को याद भी नहीं होगा। इस गर्मियों की छुट्टी में तो मैं वहीं जाऊंगा। हाँ ठीक है अरुण, अगर तुम्हारी यही जिद है तो हम गर्मियों की छुट्टी में बच्चों के नाना नानी के घर चलेंगे। लेकिन पहले हम तेरी बुआ माधुरी के घर मुंबई जाएंगे। वहाँ कुछ दिन बिताने के बाद ही बच्चों के नाना नानी के घर जाएंगे। ठीक है पापा, हमें मंजूर है। कम से कम मालती अपने मायके और बच्चे अपने नाना नानी के घर तो जाएंगे। अगले दिन पूरा परिवार मुंबई पहुंचता है। माधुरी का घर बहुत बड़ा और आलीशान है। आ गए गरीब फटीचर लोग हमारी गर्मियों की छुट्टी बर्बाद करने। आइए आइए, बहुत लंबी यात्रा रही होगी। आप सब बहुत थके हुए लग रहे हैं। देखा बच्चों, तुम्हारी बुआ दादी का घर कितना बड़ा है और देखो फूफा दादा कितने अच्छे हैं। मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे नहाना है। आप लोग पहले नहा धोआ कर फ्रेश हो जाइए, फिर साथ में नाश्ता करते हैं। इशा बेटी, बच्चों को अपने कमरे में ले जा। तेरे कमरे में जो बाथरूम है ना, वहाँ ये लोग नहा लेंगे, बाकी लोग गेस्ट रूम इस्तेमाल कर लेंगे। जी मम्मी, ये लोग इतनी दूर से ट्रेन में सफर करके आए हैं, इन सबके शरीर से कितनी बदबू आ रही है। हमारे शरीर से बदबू नहीं आ रही है, मुझे तो गर्मी की वजह से पसीना आ रहा है। ईशा, बच्चों को अपने साथ ले जा। नहीं, ये मेरे बाथरूम में नहीं नहाएंगे, मेरा बाथरूम गंदा हो जाएगा। आप इन्हें ऊपर वाले कॉमन बाथरूम में भेज दीजिए ना। अरे ईशा बेटी, ऐसा नहीं कहते। ये तुम्हारे मामा मामी और भाई बहन ही तो हैं। जो भी हो,
पर मेरी प्रिवेसी और सफाई मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इन सभी को ऊपर वाले कमरे में भेज दो। गलती से भी कोई मेरे कमरे के आसपास नहीं आना चाहिए। सभी गेस्ट रूम में चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद नहाकर तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं। ये लो सैंडविच खाओ। बुआ दादी, हमें सैंडविच नहीं खाना। क्या हमें चाय और टोस्ट मिल सकता है? हम घर पर वही खाते हैं। बड़े शहर में यही नाश्ता बनता है, जो मिला है चुपचाप खा लो, वरना भूखे रहना पड़ेगा। मालती, तुमने अपने बच्चों को कुछ भी नहीं सिखाया है ना। अपने बच्चों को समझाओ कि दूसरों के घर में अपनी मर्जी नहीं चलाते। बच्चों, जो मिला है वही खा लो, जिद मत करो। ऐसे ही दोपहर होती है, सभी टीवी देख रहे होते हैं। चिंकी और वीर खेलते खेलते सोफे पर कूदने लगते हैं। स्टॉप इट, तुम दोनों जंगली हो क्या? मेरा कीमती सोफा गंदा कर रहे हो। हम तो बस खेल रहे थे। चुपचाप बैठो, नहीं तो अपने कमरे में जाओ। सही कह रही है ईशा। बच्चों, तुम लोग अपने रूम में जाओ और वहीं बैठो। यहाँ हॉल में गंद मत फैलाओ। मम्मी, मैंने कहा था ना कि बच्चों को बुलाना आफत है। मालती अपने बच्चों को लेकर कमरे में चली जाती है। अरुण, हमें यहाँ हर बच्चों को बात बात पर डांटा जा रहा है। मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। क्या हम यहाँ अपमान सहने आए हैं? मुझे सब दिख रहा है मालती, ये लोग हमें बोझ समझ रहे हैं। बस 1-2 दिन की बात है, फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीते। एक शाम सभी टीवी देख रहे थे। दीदी, बहुत प्यास लगी है। हाँ, मुझे भी प्यास लगी है। चल खुद किचन से पानी पी लेते हैं। चिंकी और वीर किचन में आते हैं और फ्रीज खोलते हैं। चिंकी दीदी, फ्रिज के ऊपर शरबत की बोतल और कांच के गिलास रखे, चलो शरबत पीते हैं। वीर फ्रीज से कांच का गिलास निकालता है और गिलास जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो जाता है। आवाज सुनकर सभी किचन में आते हैं। ओह माय गॉड, मेरा इतना महंगा और सुंदर गिलास का सेट, तुम बच्चों ने इसे तोड़ दिया। इतना कहकर ईशा वीर और चिंकी दोनों को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। ईशा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों को थप्पड़ मारने की? इन्होंने हमारे महंगे गिलास तोड़ दिए हैं। और इनकी हिम्मत कैसे बिना हमसे पूछे हमारे किचन में आकर हमारी ही चीजों को हाथ लगाने की? वो बच्चे हैं, गलती से गिर गया होगा, पर तुम इतने छोटे बच्चे पर हाथ कैसे उठा सकती हो? मालती, तुम्हारे बच्चे मेहमानों के घर में ऐसे ही तोड़फोड़ करते हैं क्या? ईशा ने सही किया, इससे इन्हें तमीज आएगी। बस बहुत हो गया बुआ, हम यहाँ थप्पड़ खाने नहीं आए थे। मालती, पैकिंग करो, हम इसी वक्त यहाँ से जा रहे हैं। अरुण और पूरा परिवार टैक्सी में बैठकर रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। अब हम सीधे मालती के गांव जा रहे हैं पिताजी। आपको अब कोई ऐतराज तो नहीं है ना? देख लिया ना आपकी बहन के घर, हमारी क्या इज्जत है। अरे नहीं बेटा, अब मैं कुछ नहीं कहूँगा। जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ। मुझे अंदाजा नहीं था कि माधुरी इतनी बदल गई है। मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। ईशा ने वीर पर हाथ उठाकर बहुत गलत किया। मालती बहू, हमें माफ कर दो बेटा। माँ जी, आप माफी क्यों मांग रही हैं? बहू, हमने तुम्हारे मायके को हमेशा गरीब समझा, पर आज हमें समझ आ गया कि अमीर रिश्तेदारों का कोई फायदा नहीं है। अरुण मालती के गांव की टिकट लेकर अपने परिवार के साथ ट्रेन में बैठ जाता है। एक दिन के सफर के बाद सभी मालती के मायके पहुंचते हैं। अरे मेरी बिटिया आ गई। ममता, ओ ममता, अरे जल्दी बाहर आ। अरे देख तो कौन आया है। ममता आरती की थाली लेकर दौड़ती हुई आती है। मेरी आंखें तरस गई थी तुम सबको देखने के लिए। दामाद जी, समधी जी, समधन जी, आप सबका हमारे इस गरीब खाने में स्वागत है। ममता सबकी आरती उतारती है। पूरा परिवार घर के अंदर आता है। तभी अचानक बिजली चली जाती है। अरे रे रे रे, ये गांव की बिजली भी ना अभी जानी थी। ए जी, हाथ पंखा से हवा कीजिए ना, वरना सबको गर्मी लगने लगेगी। हाँ, आप लोग बैठिए, मैं हाथ वाले पंखे से आपको हवा करता हूँ। ममता, तू जल्दी से इनके लिए ठंडा पानी और नाश्ता लेकर आ। पिताजी, रहने दीजिए ना, आप क्यों पंखा कर रहे हैं? हम सब ठीक हैं। हाँ ससुर जी, आप बैठिए, आप थक जाएंगे। दामाद जी, आप सालों बाद हमारे घर आए, आपको हम लोग कैसे कोई तकलीफ दे सकते हैं? आप बैठिए, मुझे सेवा करने दीजिए। हरिलाल हाथ पंखे से हवा करने लगता है। थोड़ी देर में बिजली वापस आ जाती है। तभी ममता रसोई से ताजे कटे हुए तरबूज, आम का शरबत और नाश्ता लेकर आती है। ये ताजा फल हमारे गांव के बगीचे के हैं और ये पकौड़े खाइए, शुद्ध सरसों के तेल में बने हैं।
बच्चों तुम लोग भी खाओ पियो आराम से। वाह नानी, ये शरबत तो बहुत टेस्टी है। मुंबई में तो हमें सिर्फ कड़वा जूस मिलता था। और ये पकोड़े, ये तो मम्मी के हाथ जैसे यम्मी है। सभी नाश्ता करते हैं। नाश्ते के बाद ममता सबको एक कमरे में ले जाती है। देखिए, हमारे पास तो एक ही बड़ा कमरा है। हमने इसमें साफ गद्दे और चादरें बिछा दी हैं। आप सब यहाँ आराम कर लीजिए। मालती तू भी आराम कर ले, तब तक रात के खाने की तैयारी करती हूँ मैं। चिंकी और वीर तुरंत बिस्तर पर लेट जाते हैं। मम्मी, नाना नानी हमें कितना प्यार करते हैं ना, इन्होंने हमें डांटा भी नहीं। और हमें पेट भरकर खाना भी खिलाया। मम्मी, हम हर साल यहाँ क्यों नहीं आते हैं? बच्चों अब बहुत बातें हो गई, चलो तुम लोग सो जाओ अब। सभी सो जाते हैं और शाम को पूरा घर ममता के चूल्हे पर बने ताजे खाने से महक रहा होता है। ए जी, सभी को खाने पर बैठाइए, खाना बन गया है। हरीलाल सबको आंगन में बिछाए गए पीढ़ों पर बिठाता है। दामाद जी, आज मैंने दाल बाटी चूरमा और बैगन का भरता बनाया है। गांव का शुद्ध खाना है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। आप लोगों ने इतनी मेहनत क्यों की? साधारण रोटी सब्जी बनाते। समझी जी, हमारी बेटी और आप सब आए हैं तो उत्सव तो होना ही चाहिए। खाइए खाइए ना, पेट भर के खाइए। सब लोग बड़े चाव से खाना खाते हैं। खाने के बाद सभी आंगन में चारपाई लगाकर बैठते हैं। हरीलाल भाई, सुना है तुम्हारी बेटिया और दामाद जी शहर से आए हैं। हाँ भाई, ये मेरे दामाद जी हैं, शहर में बड़े अफसर हैं। और ये मेरे समधी जी हैं। मेरी बेटी बहुत सालों बाद अपने ससुराल वालों के साथ गर्मियों की छुट्टी में आई है। और साथ में मेरे नाती नतनी को भी लेकर आई है। आज मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे किसी लंबे इंतजार के बाद मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। आज मेरी खुशियाँ मेरे बच्चों की मुस्कुराहट के साथ वापस आ गई हैं। ममता के माता पिता के प्यार से महेश और देवकी को उनकी गलती का एहसास होता है। मैं कितना गलत था, जिन्हें मैंने अपना माना उन्होंने मेरे परिवार की बेइज्जती की, मेरे बच्चों को थप्पड़ मारा। जिन्हें अपने गरीब फटीचर और ना जाने क्या क्या कहा, वो मेरे परिवार को कितना सम्मान दे रहे हैं और हमारे बच्चों को कितना प्यार दे रहे हैं। ऐसे ही रात होती है। सब छत पर खुले आसमान के नीचे सोते हैं। अगले दिन सुबह सभी हरीलाल के खेत आए हुए हैं। बच्चों, आज मैं तुम्हें अपना खेत दिखाऊंगा। वो देखो, वहाँ गन्ने लगे हैं और वहाँ खीरे। खेत देखकर चिंकी और वीर खुशी से यहाँ वहाँ दौड़ने लगते हैं। दीदी, वो देखो आम का पेड़, चलो आम तोड़ते हैं। तो आम तोड़, मैं तो जा रही हूँ नानी और बुआ के साथ खेत में छुपन छुपाई खेलने। हाँ हाँ चिंकी, चल खेलते हैं। भाभी आप भी चलो ना। वीर पत्थर मारकर पेड़ों से फल तोड़ने लगते हैं। चिंकी पौधों के बीच छुपन छुपाई खेलने लगती है। चिंकी, वीर, रुक जाओ, फसल खराब मत करो। नाना जी ने बहुत मेहनत से उगाई है। अरे अरुण बेटा, रहने दो ना, बच्चे हैं, करने दो मस्ती। अपने नाना नानी के घर नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? ये खेत भी तो उन्हीं का है ना। हाँ दामाद जी, इन्हें मत रोकिए, जितना खेलना चाहे खेलने दीजिए। इनके शोर से मेरे खेत में रौनक आ गई है। भाभी, सच में गर्मियों की छुट्टियां जैसे यहाँ बीत सकती है ना, वैसे किसी आलीशान बंगले में नहीं है। कीर्ति, यहाँ दिखावा नहीं, सिर्फ प्यार है, और वो भी नाना नानी का प्यार। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दोपहर पूरा परिवार गांव की सैर लगाकर वापस घर आता है। आप लोग आराम कीजिए, मैं सभी के लिए खाना बना कर लाती हूँ। माँ, लाओ मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ, तुम सुबह से अकेले काम कर रही हो। अरे बेटिया, तू मेहमान है तो बैठ, मैं कर लूंगी। नहीं माँ, मैं इस घर की बेटी हूँ। चलो आज हम दोनों मिलकर माँ बेटी वाला स्पेशल खाना बनाएंगे। मालती और ममता मिलकर खाना बनाती हैं। उधर आंगन में हरीलाल और अरुण लूडो खेल रहे होते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। नानी, बहुत गर्मी लग रही है, यहाँ कहीं आइसक्रीम नहीं मिलती? पापा तो हमें रोज शाम को आइसक्रीम खिलाते थे। हाँ नानी, आइसक्रीम खाने का तो बहुत मन कर रहा है, पर यहाँ तो कोई दुकान ही नहीं दिख रही। अरे मेरे बच्चों, तो उदास मत हो, तुम्हारे नाना नानी अभी तुम्हारे लिए आइसक्रीम ला देंगे। सुनते हो जी, बच्चे आइसक्रीम मांग रहे हैं।
हाँ तो मैं अभी जाता हूँ। गांव के बाहर चुन्नीलाल की दुकान है, वहाँ शहर से बर्फ और आइसक्रीम आती है, मैं अभी लेकर आता हूँ। पिताजी रहने दीजिए, दोपहर की इतनी कड़ी धूप है और वो दुकान यहाँ से बहुत दूर है। अरे बेटी, तू कैसी बात करती है? मेरे नाती नतनी ने कुछ मांगा है और मैं ना लाऊं, ऐसा भला कैसे हो सकता है? पापा जी, आप इस उम्र में इतनी दूर पैदल कैसे जाएंगे? रहने दीजिए, बच्चों को मालती समझा देगी। दामाद जी, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अभी अपनी साइकिल उठाता हूँ और चुन्नीलाल की दुकान पहुँचता हूँ। ए जी, एक पन्नी में ढेर सारी बर्फ रखकर उसमें आइसक्रीम लेकर आइएगा, ताकि आइसक्रीम पिघले ना। ठीक है भाग्यवान। बच्चों, मेरा इंतजार करना, मैं यूं गया और यूं आया। बच्चों, ये देखो, मैं तुम सबके लिए कुल्फी लाया। समधी जी, समधन जी, आप लोगों के लिए भी लाया हूँ, ये लीजिए। भाई साहब, आप सच में इतनी दूर से ये सब लाए हैं? आपकी तो पूरी कमीज पसीने से भीग गई है। आप हम लोगों के लिए और इन बच्चों के लिए कितना कष्ट उठा रहे हैं। जी, ये कष्ट नहीं है, ये तो मेरा सौभाग्य है। मेरी बेटी का परिवार सालों बाद आया है। और अगर हम बच्चों की छोटी सी इच्छा पूरी ना कर सके तो हमारा नाना नानी होना बेकार है। लो बच्चों, तुम अपनी पसंदीदा आइसक्रीम खाओ। बच्चे खुशी खुशी आइसक्रीम खाने लगते हैं। हमें अपनी गलती का गहरा एहसास हो रहा है। हमने इस प्यार और सम्मान को गरीबी का नाम देकर ठुकराने की कोशिश की थी, और आप लोग हर दिन हमारा दिल जीत रहे हैं। आज आपने मेरी आंखें खोल दी। हम शहर की चकाचौंध और अमेरी के पीछे इतने अंधे हो गए थे कि हम असली रिश्तों की कदर ही करना भूल गए थे। आपकी झोपड़ी में जो सुकून और मान सम्मान हमें मिला है, वह हमें करोड़ों के बंगले में भी नसीब नहीं हुआ। हमें माफ कर दीजिए, हमने हमेशा मालती को उसके मायके के लिए ताने दिए। अरे समधी जी, आप ये क्या कह रहे हैं? आप बड़े हैं, हमारे घर आए हैं, यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। हमें आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। ऐसे ही गर्मी की छुट्टियां बीतती हैं। ममता ने मालती को घर का बना घी, अचार, पापड़ और खेतों के ताजे फल देती है। मालती बेटिया, अपना ख्याल रखना, और बच्चों, अपने नानी को मत भूल जाना। जब तुम लोग आए थे तो घर कैसा रौनक से भर गया था, अब फिर से सन्नाटा छा जाएगा। नाना नानी, हम आपको कभी नहीं भूलेंगे। इस बार की छुट्टियां हमारी लाइफ की बेस्ट छुट्टियां थी। नाना नानी, अगली बार हम फिर आएंगे, आप हमारे लिए फिर से आइसक्रीम लाओगे ना? जरूर बेटा, तुम लोग जब भी आओगे, ये नाना तुम्हारे लिए अपनी जान हाजिर कर देगा। पूरा परिवार भारी मन से टैक्सी में बैठता है। हरीलाल और ममता हाथ हिलाते हुए उन्हें विदा करते हैं। रास्ते में महेश के फोन पर माधुरी का फोन आता है। हाँ माधुरी, कहो, क्या बात है? भाई साहब, आप लोग कहाँ हैं? क्यों, क्या हुआ? हम लोग आपके शहर आ रहे थे। दरअसल ईशा के पापा को कुछ मेडिकल चेकअप कराना है, और आपके शहर में एक बहुत बड़ा डॉक्टर रहता है ना। अरे, ये तो संभव नहीं है। क्यों भैया? हम तो सोच रहे थे कि 2-3 दिन आपके घर रुक जाएंगे। वैसे भी छुट्टियां चल रही हैं तो थोड़ा मिलना जुलना हो जाएगा। महेश एक पल के लिए रुकता है। उसे गर्मियों की छुट्टी की पुरानी यादें याद आती हैं। मेरे परिवार और मेरे पोता पोती को फटीचर कहा था ना। कुछ दिनों की छुट्टियों में हम इन पर बोझ बन गए थे, और इन्होंने मेरे पोते पर हाथ भी उठाया था। माधुरी, हमें माफ करना, हम सब अभी घर नहीं पहुंचे हैं, और वैसे भी हम आने वाले कुछ दिनों में बहुत ज्यादा ही बिजी रहेंगे। कोई बात नहीं भैया, हम तो सिर्फ घर में रहेंगे और हॉस्पिटल जाएंगे। नहीं माधुरी, हमारा घर छोटा है और तुम लोगों को हमारे घर में एडजस्ट करने में बहुत दिक्कत होगी। शहर में बहुत सारे अच्छे होटल हैं, तुम कहीं भी रुक सकती हो। भैया, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं आपकी बहन हूँ, आप मुझे अपने घर आने से मना कर रहे हैं? हाँ माधुरी, रिश्तों में जब कड़वाहट और अपनापन आ जाए तो अलग हो जाना बेहतर होता है। अब हम पर हक जताना छोड़ दो। महेश फोन काट देता है। पास खड़े बच्चों के चेहरे पर खुशी की झलक दिखती है। ये क्या जी, आपने नंद जी से ऐसा क्यों कहा? अगर वो आना चाहती हैं तो उन्हें मना क्यों कर रहे हैं? मैंने बिल्कुल सही किया। जो लोग हमें और हमारे बच्चों को सम्मान नहीं दे सकते, हम फालतू में उन पर अपना प्यार क्यों लुटाएं?
सही कहा आपने, असली रिश्तेदार तो मालती के माता पिता जैसे लोगों से निभाई जाती है। हाँ, और जो किसी भी हालत में हमारा मान रखते हैं ना, अब से हम हर साल छुट्टियां यही मनाएंगे। हाँ, परायों का हमारी जिंदगी में अब कोई काम नहीं है। आप लोगों की ये बात सुनकर आज मेरा मन हल्का हो गया। आज मुझे अपने मायके पर और भी ज्यादा गर्व हो रहा है। हाँ, सही कहा पिताजी, असली छुट्टियां तो नाना नानी के घर ही होती है। पूरा परिवार हर गर्मियों की छुट्टियां नाना नानी के घर बिताने का फैसला करता है और अगली गर्मियों की छुट्टी का इंतजार करने लगता है।